गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आप लोग को जिस प्रकार से कल केमिस्ट्री का एक चैप्टर आप लोगों के बीच में टॉपिक बाय टॉपिक को क्वेश्चन बना करके लाया था मैं, उसी प्रकार आज आप लोग को लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पार्ट 1 आप लोग के बीच में मैं लेकर के आया हूँ। ये भी आप लोगों को पहले पढ़ा दिया हूँ, लेकिन वो जो है सो बुक से आप लोग को पढ़ाई चली थी। तो बुक से पढ़ाई चलने में क्या होता है, जो बुक में ढेर सारे वर्ड होते हैं और उसके जो मेन टॉपिक होते हैं वो हाईलाइटेड नहीं होते हैं, इस वजह से बच्चों को पढ़ने में थोड़ा कठिनाई होती है। तो मैंने उसी कठिनाइयों को दूर करने के लिए आप लोगों के बीच में टॉपिक बना करके लाया हूं। मुझे उम्मीद है अगर आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो ये भी आप लोग को अच्छा से पूरा याद हो जाएगा। देखिए, इस चैप्टर में सबसे पहले तो आपको बतला दूं, जो सिविक्स में पहला चैप्टर हो, दूसरा चैप्टर हो, तीसरा चैप्टर हो, चौथा चैप्टर हो, अदरवाइज कोई भी चैप्टर हो, अगर अच्छा से मन से अगर नहीं पढ़ेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि सिविक्स में लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है और लोकतंत्र की कितनी अनुसूची होती है, कितनी सूची होती है, कितने उसके अंदर फिर पार्ट्स होते हैं, वो चीज को जानना बड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, तो इसकी क्लास जो भी होती है थोड़ा बारीकी से होती है और उस बारीकी में आप लोग को थोड़ा बारीकी से पढ़ना भी होता है। देखिए, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी से पहले आप लोग को बतला दूं, जो भी वीडियो सबसे अभी पूरा का पूरा आप लोग को मिल जाएगा हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री आप पहले पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ज्योग्राफी भी कुछ आप लोग को पढ़ने के लिए मिल गया है, कल आपको केमिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ने के लिए मिल गया है, और मैथ आप लोग को अधिकांश क्लास बोर्ड पर दे दिया गया है। ऑब्जेक्टिव का क्लास मैं रोक दिया हूं अभी तत्काल के लिए, ये आप लोग मत कहिएगा सर ऑब्जेक्टिव का क्लास कह करके भी नहीं दिए। क्या करें, आप लोगों को मैं देख रहा हूं जो ना इधर क्लियर हो रहा है ना उधर क्लियर हो रहा है, और ना ही आप लोग उस टाइप से पढ़ाई कर पा रहे हैं। जब क्लास में क्लास आप लोग की हो रही है, तब अगर आप लोग को परेशानी होती है तो मैं क्या आप लोग से उम्मीद करूं जो आप लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ाई करेंगे। ठीक है, इसलिए मैं उसको रोक करके आप लोग को थोड़ा इधर की ओर लेकर के आ रहा हूं। आप सभी आदमी अच्छा से सुंदर से इसकी तैयारी मन से कीजिए। आज जो आप लोग को देने के लिए जा रहा हूं मैं, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ये थोड़ा बड़ा भी चैप्टर है। ठीक है, मैं कवर करूंगा एक ही चैप्टर, मतलब एक ही क्लास में, थोड़ा लॉन्ग वीडियो जरूर होगा लेकिन आप लोग देखेंगे ठीक है अच्छा से और सुंदर से, तो समझ में आ जाएगी। देखिए आपका ये रहा। ठीक है, लोकतंत्र कहता है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं, देखिए इतना सुंदर से हाईलाइटेड किया हुआ है ताकि आप लोग का फोकस उसी हाईलाइटेड वर्ड पर जाएगा और आप लोग आसानी से इसको याद कर सकते हैं। कहता है राजनीतिक शास्त्र, राजनीति शास्त्र सामाजिक विज्ञान का एक भाग है जिसमें राज्य और सरकार का अध्ययन करते हैं। राज्य मतलब तो समझ गए, और सरकार मतलब चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उसी के बारे में आपको राजनीतिक शास्त्र में अध्ययन किया जाता है। और राज्य या देश, इस दोनों में जो नियम होते हैं उसी नियम के बारे में भी आपको इसी में पढ़ना होता है। कहता है राजनीति शास्त्र के पिता अरस्तु को कहा जाता है। देखिए एक क्वेश्चन यहां पर भी हो गया ना, जो राजनीति शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। देखे ना, कहता है कई बुक के जनक अरस्तु को कहा जाता है, समझ गए। कहता है डेमोक्रेसी, लोकतंत्र यूनानी शब्द डेमोक्रेसिया से बना है। यूनान में डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन, अर्थात कह सकते हैं लोगों का शासन ही लोकतंत्र है। देखते भी हैं जब प्रधानमंत्री की चुनाव होती है यानी लोकतंत्र की चुनाव होती है, या विधानसभा की चुनाव होती है, क्या होते हैं विधानसभा में जिस समय में चुनाव होने को होता है उस समय में जनता जनार्दन मालिक होते हैं। नहीं, हमारे समाज में हमारे एरिया के जो उम्मीदवार होते हैं वो घर घर जाकर के वोट मांगते हैं, और हम लोगों को फिर उसमें जो लगता है एक अच्छा उम्मीदवार, उसको हम लोग मतदान करते हैं। उस मतदान के अकॉर्डिंग अगर फिर एक क्या होता है काउंटिंग होती है, और काउंटिंग में जिनकी सबसे ज्यादा बहुमत होती है उनकी सरकार होती है। तो एक पल के लिए जरा सोचिए, लोगों का शासन अगर जिस दिन चाह जाएगा जनता उस दिन उनको उखाड़ फेंकेगा, इसका मतलब क्लियर है जो लोगों का शासन है। ठीक है, देखिए डेमोक्रेसी अर्थात लोकतंत्र का अर्थ लोगों का शासन से है। क्लियर, लोकतंत्र शासन का वह स्वरूप है जिसमें जनता शासकों का चुनाव करती है। ठीक है, शासकों का चुनाव करते हैं, नीतीश कुमार खुद बन करके आए हैं अभी अपने यहाँ का सीएम, नहीं ना, हम ही लोग उनको चुन करके भेजे हैं।
और अभी हमारे ऊपर वो शासन कर रहे हैं। नहीं, कहता है अब्राहम लिंकन के अनुसार, अब्राहम लिंकन कौन थे पता है ना? अमेरिका के राष्ट्रपति थे। इनके बारे में भी थोड़ा आप लोग जानते होंगे। ये काफी गरीब थे, मजदूर परिवार से बिलोंग करते थे। इनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं था। एक बार की कहानी है, जो अब्राहम लिंकन को कोई बुक की जरूरत हुई तो अपने दोस्त के पास गए बुक लाने के लिए, और वो बुक ला करके पढ़ रहे थे। पढ़ते पढ़ते, स्टूडेंट लाइफ होता है, पढ़ते पढ़ते सो गए और उनका बुक उसी दीपक से जल गया। जब बुक जल गया तो बात खत्म हो गया। तो उस बुक की कीमत उसको मजदूरी करके सधाए अब्राहम लिंकन। वही उन्हें पता था बुक की कीमत और विद्या का कीमत। उन्होंने उसको उस नजरिए से देखा और अमेरिका के क्या बन गए? राष्ट्रपति बन गए। उन्होंने अभी आपके सामने में एक वर्ड बोला है, लोगों के लिए। उनका कहना था, अब्राहम लिंकन का कहना था, लोकतंत्र लोगों के लिए, लोगों की और लोगों के द्वारा चलाए जाने वाली शासन व्यवस्था ही लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कोई और बात नहीं है, लोकतंत्र लोगों का ही है। लोग उसको चुनता है और अपने ऊपर शासन करवाता है। नहीं, अभी हम लोग सम्राट चौधरी से डर रहे हैं, जो कखनी क्या कर बैठेगा। सम्राट चौधरी अपने आप बन गए हैं, नहीं ना? हम ही लोग उनको बनाए हैं, पावर दिए हैं, जो हम अकेले नहीं कर सकते थे। हम सब मिल करके आपको मालिक बना दिए हैं, आप हम लोगों की देखरेख कीजिए। नहीं, तो उनके अनुसार से अब्राहम लिंकन का कहना सही है। देखिए, लोकतंत्र में लोग ही शासन के केंद्र बिंदु होते हैं। लोकतंत्र को सर्वोत्तम शासन माना जाता है। भारत में लोकतांत्रिक शासन है, ये भी जानते हैं। ये भी आप लोग को पता होगा, जो भारत का संविधान सबसे बड़ा संविधान है, ये भी जानते हैं। आइए, लोकतंत्र के प्रकार कहता है, लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं, एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र क्या होता है? कहता है वैसा लोकतंत्र जिसमें जनता सीधे सरकार को चुनती है, उसे प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है, ठीक है, जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र वाला देश आपका ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड। ठीक है, हाँ, क्या हुआ? आगे चलिए। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार को चुनती है, उसे अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। जैसे भारत, क्या भारत में सभी लोग भाजपा को वोट दिए? अपने यहां भाजपा भी एक गठबंधन में था, लेकिन क्या हम लोग ये कहे जो नीतीश कुमार बनेगा? नहीं ना, हम लोग जिता दिए उसको। अब उसको ये डिपेंड करता है जो वो किसको अपना एक सरकार बनाती है ना? आगे आइए। अब उनके नजर में एक अच्छा रहेगा तब ना। देखिए, हम लोग राजनीति में नहीं है बउआ, लेकिन एक बात बतलाते हैं। बताइए, नीतीश कुमार के ऊपर किसी प्रकार का केस, कोई घोटाला का कोई केस है? अब भ्रष्टाचार अगर कहिएगा तो अच्छा से अच्छा आदमी में जब श्री राम को अगर कोई नहीं छोड़ा तो वो तो राजनीति है। लेकिन मिला जुला करके नीतीश कुमार के ऊपर किसी प्रकार का कहता ना है, ये सब बातें नहीं है। वो बेचारा काम एक यही ना गलती किया, जो एक शराब बंद करवा दिया और नारी शिक्षा पर जोर दिया। नारी शिक्षा पर भी अगर वो जोर दिया तो उसका देना गलत नहीं था, उसका सिस्टम गलत हो गया। सीधे डिग्री दिखाओ, नौकरी करो, ये काम गलती कर दिया। उसके जो पदाधिकारी थे वो गलत थे, घूस लेकर के काम करने लगे। तो ये चीज को अगर अभी भी अगर वो कंट्रोल कर ले तो शराब बंद किया, वो भी गलत नहीं है। आज शराब घर घर पहुंच रहा है, इस पर वो कानूनी कार्रवाई करे। अगर कानूनी कार्रवाई करे, मैं कह रहा हूं बार बार, जो लॉकडाउन के समय में सरकार टाइट थी, लोग घर से बाहर निकल जाते थे, नहीं निकले। अगर उतना टाइट अगर हो जाएगा तो लगता है जो बिहार में शराब बिकेगी? नहीं बिकेगी। क्या अगर वो चाह जाएगी शिक्षा स्तर को सुधार करना, तो जो अभी बदतर स्थिति बना हुआ है शिक्षा का, बना रहेगा? नहीं बना रहेगा। लेकिन वो नहीं चाहते हैं, कहीं ना कहीं सब मिली भगत है। ठीक है, कहीं ना कहीं मिली भगत है। अगर बिहार की कोई वैकेंसी निकलती है, बस उसमें इतना न पहले, अभी एग्जाम हुआ नहीं है बीएसएससी का एग्जाम हुआ नहीं है, तब तक सीट बिकल है 10 लाख 20 लाख 5 लाख। अब जो आदमी के पास 5 लाख रुपया होगा वही ना जॉब करेगा। अभी जबकि भराइए रहा है, फॉर्म भराइए रहा है, लेकिन दलाल सब सीट खरीद रहा है। बताइए, तो ये सब चीज को अगर बंद कर दे तो कोई खराब सिस्टम नहीं है, और सिस्टम सही है, चलाने का तरीका सही है। जब आपके घर में अगर 4-5 आदमी का फैमिली है तो अगर झगड़ा हो सकता है और सब आदमी का विचार एक नहीं हो सकता है,
तो ये तो राज्य है, कभी एक होगा, तो थोड़ा आगे पीछे होते रहते हैं। देखिए अब कहता है संविधान क्या है, सो किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की जरूरत होती है उसे संविधान कहा जाता है। यह भी बड़ा सुंदर टॉपिक है। अगर आपको ऐसे अगर कह दिया जाए जो संविधान किसे कहते हैं तो आप लोग को याद करने में थोड़ा परेशानी होती, लेकिन देखिए किसी देश को चलाने के लिए जिस नियम कानून की जरूरत होती है उसे संविधान कहते हैं। और संविधान से सब आदमी डरता है, हम भी डरते हैं, आप लोग भी डरते हैं, सब आदमी डरते हैं। इसी का नाम क्या है, संविधान। और एक नियम पर चलता है, जैसे विद्यार्थियों को 18 वर्ष से कम उम्र में मतदान करने का अधिकार नहीं है एक भारत के नागरिक को, है ना। यह क्या है, संविधान का एक नियम है। 14 वर्ष से कम उम्र के लड़की और लड़का से काम नहीं करवाना है, संविधान में एक नियम है, उसको केवल पढ़ना है कि ना। तो ये सब क्या है, एक प्रावधान है और उस प्रावधान के अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं। जैसे अभी आप लोग देखे थे 2 दिन पहले दिया हुआ था अत्यधिक ठंड के कारण विद्यालय बंद रहेंगे, यह एक संविधान था, एक यह नियम था, यह सरकार नियम लगाई, अगर इस नियम का अगर कोई उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर कानून कार्रवाई की जाएगी, हुआ था। तो हम सब आदमी संविधान से डरते हैं। आगे देखिए संविधान में आगे क्या कहता है, आगे देखिए कहता है क्या, संविधान सभा चुने गए प्रतिनिधियों के वह भाग सभा जो संविधान लिखने का कार्य करते हैं उसे संविधान सभा कहा जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। फिर एक क्वेश्चन हो गया, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। संविधान सभा की बउआ जो क्वेश्चन में तुम मिस की हो वो क्वेश्चन फिर से अभी बतला रहे हैं, तुम उसी टाइप से याद रखना। 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। भारत का संविधान लिखने वाली संविधान सभा में 299 सदस्य थे और 299 सदस्य में एक समस्तीपुर के सदस्य थे जिनका नाम सत्यनारायण जी है, ठीक है, याद रखिएगा। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर के तैयार हो गया था, लेकिन भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जो कि अभी हम लोग मनाएंगे ना इस बार 26 जनवरी को। फिर यही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है, यानी कहे जाते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। 3-4 क्वेश्चन यहाँ पर इस टॉपिक में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, हाँ अस्थायी सदस्य को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष निर्माता बन करके कब तैयार हुआ, कुल सदस्य कितने थे, पहली बैठक कब हुई थी बताइए। कई इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गए ना। अगर हम लोग इस ऑब्जेक्टिव को इस अगर टॉपिक को देख लेते हैं तो बहुत सुंदर से याद हो सकता है। अब कहता है क्या, शासन के प्रकार। शासन जो होता है यानी हमारे प्रतिनिधि हम लोगों पर जो शासन करते हैं वो शासन करने के तरीका कौन कौन है। तो देखिए एक है राजतंत्र, दूसरा है लोकतंत्र, एक है तानाशाही, एक है सैनिक शासन। तो जब लोकतंत्र नहीं था तो अब तानाशाही सरकार थी, सरकार ने कहिए शासन कहिए, सरकार नहीं शासन, ठीक है। और ये शासन ऐसा खतरनाक था जेकर बाप है ओकर बेटे बनेगा, चाहे ओकर बेटा बता क्यों नहीं हो, ठीक है। तानाशाह क्या है, राजतंत्र में, हाँ सॉरी राजतंत्र, राजा का सरकार में, समझे, बड़ा खतरनाक था। बता ओकर बेटा होगा ना तो ये वह शासन करेगा। अब वो विधि व्यवस्था क्या जाने, अभी एक तरह से सोच करके चलिए, नाम नहीं लेंगे क्योंकि अभी हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। जो अपने यहाँ का लोकतंत्र में है ना, बाप राजनीति करता था और बेटो राजनीति करेगा। अब जाने या न जाने उससे मतलब नहीं है, लेकिन बाप किया राजनीति तो बेटा करेगा राजनीति। इसी को हम एक तरह से कह सकते हैं राजतंत्र, ठीक है। तानाशाही में कह दीजिए उसको, अंग्रेज को, जो अपना लोग के ऊपर किया, ठीक है। लोकतंत्र जो अभी चल रहा है ये है, सैनिक तो समझ में करते हैं, सेना जो करता है, ठीक है। आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं। कहता है वैसा शासन जिसमें राजा का पद वंशानुगत होता है उसे राजतंत्र कहते हैं। वंशानुगत, वंश के आधार पर, मैं बना तो मेरा बेटा बनेगा, बेटा खत्म हुआ तो कोई उत्तराधिकारी तो होगा ना। औरंगजेब का कहानी तो पता है ना, औरंगजेब है शासन मतलब करने के लिए है, शासक बनने के लिए, समझ गए ना, अपना बाप का बंदी बना दिया, भाई का मार दिया, सुना था ना, इतिहास में पढ़ने के लिए मिला होगा तुम लोग को। बड़ा खतरनाक चीज है राजतंत्र। देखिए राजतंत्र वाला भी एक देश है जिसका नाम है सऊदी अरब। सऊदी अरब में अभी भी राजा की सरकार है वहां, ठीक है। आगे आइए लोकतंत्र।
वैसा शासन जिसमें सरकार जनता के द्वारा चुना जाता है और जनता के लिए काम करता है उसे लोकतंत्र कहते हैं। और उदाहरण के लिए भारत लोकतांत्रिक देश है। हाँ, देखिए सबसे बड़ा संविधान भारत का है, सबसे बड़ा संविधान भारत का है। और हम लोग नागरिक पढ़ रहे हैं और भारत के बारे में पढ़ रहे हैं, एग्जाम्पल भारत का देना अच्छा रहेगा। ठीक है, आगे आइए, आगे देखिए अब क्या कहता है फिर से इस भाग में। कहता है तानाशाही, वैसा शासन जिसमें लाठी और बंदूक के दम पर चलाया जाता है उसे तानाशाही कहते हैं। और एहनो सरकार है वो अभी देश उत्तर कोरिया, नाम सुने हैं ना, सैमसंग का जो जनक है, जनक की निर्माता है ना। आइए, सैनिक शासन, वैसा शासन जिसमें कथी गलती है, सेना सरकार पर कब्जा कर लेती है उसे सैनिक शासन कहते हैं, सेना के द्वारा। ठीक है, इसमें भी इसमें देश का नाम नहीं दिया है। शासन दो प्रकार के होते हैं, एक अध्यक्षीय और एक संसदीय। अध्यक्षीय शासन क्या होता है सो देखिए, वैसा देश जहां राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है उसे अध्यक्ष शासन वाला देश कहा जाता है। जैसे अमेरिका, अमेरिका में प्रधानमंत्री नहीं होता है, जानते हैं ना आप लोग, नाम तो देखे होंगे, कौन है? हाँ, देखिए संसदीय शासन, वैसा देश जहां प्रधानमंत्री देश का प्रमुख होता है उसे संसदीय शासन कहते हैं। फिर भारत। ठीक है, अब देखिए शासन में शासन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है कौन सी, विश्लेषण तो कितने अच्छा से किया है। अब क्या चाहिए आपको, देखिए यहाँ पर शासन के कितने प्रकार, दो, एक है अध्यक्षीय और एक है संसदीय। अध्यक्षीय में राष्ट्रपति, कौन चीज, शासन के आधार पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए शासन है लेकिन एक संघात्मक, एक एकात्मक। संघात्मक मतलब कि संघ से मिलकर के करता है, एकात्मक मतलब अकेले करता है। ठीक है, तो देखने से पता चलता है ना। वैसा शासन देश जहां केंद्र और राज्य दोनों सरकार काम करती है उसे संघात्मक सरकार कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत, भारत में सब मिलकर के काम कर रहा है। देखिए एकात्मक सरकार, वैसा देश जहां सिर्फ केंद्र सरकार काम करती है उसे एकात्मक शासन वाला देश कहा जाता है। जैसे इंग्लैंड यानी अंग्रेज, वहां राज्य से कोई मतलब नहीं है, जो काम करेगा वो देश ही करेगा। ठीक है, देखिए सरकार के अंग, सरकार के अंग में एगो है विधायिका, एक है न्यायपालिका, एक है कार्यपालिका, ये भी जानते हैं। ठीक है, इसको ऐसे कहिए, ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान और शंकर जी, समझे। ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं और ठीक है देख रेख करने वाले हैं विष्णु भगवान, और जो कर गड़बड़ करता है ओकरा क्या कर देते हैं शंकर भगवान, संहार कर देते हैं। उसी प्रकार से विधायिका, न्यायपालिका और कार्यपालिका है, समझे। ये तीनों सेम उसी प्रकार से है। देखिए पहला कौन है आपको, विधायिका, इधर आते हैं, हाँ इधर से देखिए कार्यपालिका और 3 नंबर में न्यायपालिका, है ना। देखिए कहिएगा आप लोग जो हाँ सर सही उदाहरण दिए थे। विधायिका सरकार का वह जो कानून बनाने का काम करता है उसे विधायिका कहते हैं, अर्थात ब्रह्मा जी हो गए। कार्यपालिका सरकार वह अंग जो कानून को लागू करने का काम करते हैं उसे कार्यपालिका कहते हैं, विष्णु भगवान। न्यायपालिका सरकार का वह अंग जो कानून को देख रेख करने का काम करते हैं उसे न्यायपालिका कहते हैं, ठीक है, अर्थात शिव जी। में अगर जो गड़बड़ी करता है तो यह न्यायपालिका उसको सजा देता है, दंडाधिकारी इसी के अंतर्गत आता है। तो शंकर भगवान की करते हैं सो तो देखिए रहे हो। हाँ, अब है आपको सत्ता में साझेदारी। इतना जो था यह मेन टॉपिक ऊपर का था, अब आपको चालू होता है सत्ता की साझेदारी। देखिए समाज के सभी वर्ग के लोगों को सरकार में हिस्सेदारी देना सत्ता की साझेदारी कहलाता है। अब हम लोग सत्ता में साझेदारी क्यों करते हैं उसको समझिए। कहता है शासन व्यवस्था में समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के लिए सत्ता में हम लोग साझेदारी करते हैं। सामाजिक समूहों के बीच आपसी टकराव को कम करने के लिए हम लोग सत्ता में साझेदारी करते हैं। राजनीतिक व्यवस्था को दृढ़ता एवं अस्थायित्व प्रदान करने के लिए हम लोग सत्ता में साझेदारी करते हैं। अगर सत्ता में साझेदारी नहीं करेंगे, अगर सत्ता में साझेदारी नहीं करेंगे तो धीरे धीरे हमारा लोकतंत्र क्या हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा और हमारे देश का जो विकास है वो रुक जाएगा। इसीलिए हम लोग सत्ता में साझेदारी करते हैं। आगे देखिए कहता है सत्ता की साझेदारी का रूप क्या क्या होता है। तो सरकार के विभिन्न अंग, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच सरकार के विभिन्न स्तरों, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार के बीच सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। कहता है क्या, विभिन्न समुदायों, जाति, भाषा, धर्म, क्षेत्र, लिंग के बीच सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए। विभिन्न दबावों, समूह एवं राजनीतिक दलों के बीच भी सत्ता की साझेदारी होनी चाहिए ताकि सत्ता को लोग समझे। सत्ता का मतलब यहां पर लोकतंत्र को लोग समझे।
अब देखिए, जब हम लोग लोकतंत्र को समझने की बात करते हैं तो समाज में क्या क्या होती है, सो सामाजिक है ना विभिन्नता, समाज में विभिन्नता, जैसे अभी आप लोग देखे थे। इस बार का चुनाव की बात करते हैं, इस बार भी अभी जस्ट चुनाव खत्म हुआ है, आप लोग देखे हैं जो हमारे राज्य में नई नई सरकार का चुनाव हुआ है, नई नई सरकार बने हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा जाति के आधार पर वोट होते हुए देखे थे ना, और हुआ भी। अब तो वही कहता है, समाज में जो सामाजिक विभिन्नता आती है उसका कारण क्या है। सो देखिए, समाज के विभिन्न जाति, पहले ही कौन चीज का जिक्र कर लिया, जाति, विभिन्न जाति, धर्म, भाषा अथवा संस्कृति के लोग रहते हैं, इसे ही सामाजिक विभिन्नता कहा जाता है। सामाजिक विभाजन, अब देखिए सामाजिक विभाजन के बारे में, ठीक है, सामाजिक विभाजन क्या कहता है, समाज का क्षेत्र, जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर विभाजन होना ही सामाजिक विभाजन कहलाता है। अगर आपको सामाजिक विभाजन का अगर डिफिनेशन पूछे, ठीक है, पूछा था इस बार, तो देखिए समाज का वह क्षेत्र जहां जाति, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर समाज को बांटा जाता है, उसे हम लोग सामाजिक विभाजन कहते हैं। नोट, सामाजिक विभाजन तब होता है जब कुछ सामाजिक विभिन्नता दूसरी अनेक विभिन्नता से ऊपर और बड़े हो जाते हैं। समाज में तो यही बात होता है ना, समाज में विभिन्नता पैसा के बल पर भी होता है, देखते होंगे समाज में गरीब और अमीर के आधार पर भी सामाजिक विभिन्नता देखने के लिए अपने यहां मिलता है, ठीक है। तो भेदभाव तो हो ही गया, जाति, नस्ल। आइए, समाज में सामाजिक विभाजन का आधार क्या क्या माना गया है, तो समाज में सामाजिक विभाजन का आधार भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति और एक पैसा भी दे दीजिए। पैसा नहीं दिया है लेकिन पैसा भी दे दीजिए। पैसा के आधार पर भी सामाजिक में विभिन्नता पाया जाता है। देखिएगा, अमीर लोग होता है तो अमीर का 200 बड़ा अमीर अमीर रहता है, ठीक है, फलना बाबू, हाँ फलना बाबू हमारा फलना का फलना हथी नहीं, लेकिन गरीब के लिए नहीं। अगर अमीर आदमी माना कि एक अमीर आदमी दूसरे अमीर आदमी को मार दिए है तो तीसरा अमीर नहीं गलती ओकरे होता है, वह गरीब के, यानी देख लेते हैं वहां पर पैसा के बदौलत एक दूसरे का साथी और सहयोगी भी बन जाते हैं लोग। इसलिए आपके किताब में भाषा, क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, संस्कृति दिया तो उसमें पैसा भी जोड़ दीजिएगा, ठीक है, यानी पैसा नहीं कह करके अमीर और गरीब के बीच, ठीक है, सामाजिक विभाजन होता है हमारे समाज में। आइए आगे देखते हैं, आगे कहता है क्या, जन्म आधारित सामाजिक विभाजन। जो सामाजिक विभाजन जन्म का परिणाम होता है उसे जन्म आधारित सामाजिक विभाजन कहते हैं। जैसे स्त्री, पुरुष, काला, गोरा, लंबा, नाटा, समाज में वो चीज देखने के लिए मिलता है ना, एकदम क्लियर हो रहा है ना। देखिए, सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक तत्व कहता है, प्रत्येक मनुष्य में राष्ट्रीय चेतना के अलावा उपराष्ट्रीय या स्थानीय चेतना भी होते हैं। कोई एक चेतना बाकी चेतनाओं की कीमत पर उग्र होने लगती है तो समाज में असंतुलन पैदा होने लगता है। जैसे समाज में सबके अंदर में एक तो दिया हुआ है ही जाति, लेकिन जाति के आधार पर एक समाजों में होता है नहीं, और समाज पर वो चीज ज्यादा उग्र होने लगता है जिसके कारण दोनों के बीच में मतभेद होने लगता है। दूसरा, किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों को राजनीतिक दल कैसे उठा रहे हैं, समाज के दायरे में आने वाली और दूसरे समुदाय को नुकसान न पहुंचाने वाली मांगों को मान लेना भी, ठीक है, आज के समाज में सामाजिक विभाजन का कारण बन जाता है। जैसे अगर कोई जर्नल कास्ट है तो वो जर्नल के लिए हित के लिए सोचेगा, कोई अगर ओबीसी कास्ट है तो वो ओबीसी कास्ट के लिए सोचेगा, जो उचित है नहीं, वो कानून की दृष्टि में सही नहीं है, लेकिन मांग कर देता है। तो मांग कर देता है तो क्या समाज का विभाजन जरूरी हो जाता है, वहां पर समाज का बंटवारा वहां पर मजबूरी का कारण बन जाता है, ठीक है। तीसरा वो क्या दिया है, सो देखो, कहता है किसी समुदाय या क्षेत्र विशेष की मांगों पर सरकार क्या प्रतिक्रिया व्यक्त करती है, यह भी सामाजिक विभाजन का एक रूप हो जाता है। मान लीजिए हम मांग कर दिए और सरकार कहेगा नहीं, अगर आप सरकार कह दिया नहीं तो समाज में जो उस मतलब तबके के लोग हैं, उस जाति के लोग हैं या उस समुदाय के लोग हैं, वो सरकार के विरुद्ध काम करने लगते हैं। अब उनके नजर में सरकार गलत हो जाती है कि नहीं। तो ये सब सामाजिक विभाजन के 3 निर्धारक क्या है, तत्व हैं। आइए आगे, अब कहता है संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार दिया गया। भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं भी निवास करने और बस जाने का कोई वृत्ति करने का व्यवसाय और कारोबार करने का अधिकार भारत के सभी नागरिकों को प्राप्त है। क्या अगर हम लोग यहाँ से बिहार से चले जाएंगे उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में अभी चल रहा है माघ मेला, वहां जाकर के चाय बेचेंगे तो क्या यूपी सरकार हमें बंद कर देंगे, मना कर देंगे? नहीं, व्यवसाय करने का पूर्ण स्वतंत्रता है। दिल्ली में जाकर के हम लोग सब्जी का रेडी लगा देंगे, कोई मना करेगा? नहीं कर सकता है। ये अपने यहाँ का अनुच्छेद 19 में दिया गया है।
भारत का अनुच्छेद 19 में यह दिया गया है, भारत के नागरिकों को वह किसी राज्य का होकर के किसी राज्य में जाकर के वो अपना व्यापार व्यवसाय कर अपना जीविकोपार्जन चला सकता है। कहता है संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव निषेध किया गया है, यानी जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात किताबें तक है, किताबें तक है, समाज में ऐसा नहीं है। समाज में जो तू फलना जाति से है तो तुम्हारा फलना काम करना ही होगा। सबसे ज्यादा समाज में यही चीज देखने के लिए मिलता है। वो कितबो पढ़ ले, कितबो बड़ा विद्वान हो जाए, बात जब आएगी तो फलना जात है हो जाता है ना। और ये बात हम मूर्ख लोग में ही देखते हैं, अमीर लोग और पढ़े लिखे लोगों में नहीं देखते हैं। जो ज्यादा ज्ञानी है उनके नजदीक में जाति है ही नहीं। आप थोड़ा देख लीजिए एक बार नजर फैला करके। हम लोग वैसे हैं, गांव देहात से बिलोंग करते हैं, लेकिन गांव देहात में भी अब टेक्नोलॉजी जो कहता है इंटरनेट, सोशल मीडिया, उसके माध्यम से हम लोग देखने के लिए बहुत कुछ मिल जाता है। जो ये चीज ठीक है, अनुच्छेद 15 के अंतर्गत किताबी बातें हैं जो कि अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे देखिए, लोकतंत्र में द्वंद्व। लोकतंत्र समानता पर आधारित शासन व्यवस्था है, परंतु विभिन्न लोकतांत्रिक पद्धतियों में विरोधाभास के कई उदाहरण मिलते हैं। इसे ही लोकतंत्र का द्वंद्व कहते हैं। लोकतंत्र सामाजिक समानता पर तो आधारित है, लेकिन लोकतंत्र में कुछ अपवाद हैं। जैसे सबसे बड़ा अपवाद है जाति, जो इसके लिए द्वंद्व है लोकतंत्र के लिए। आज हमारा समाज लोकतंत्र के कारण ही, जाति के कारण ही, सामाजिक विभाजन के कारण ही ग्रोथ नहीं कर रहा है। अगर ग्रोथ उसको देना है तो ये चीज को मिटा दे, केवल ये कह दे शिक्षित है तो वो लोकतंत्र में सही है, अगर अशिक्षित है तो लोकतंत्र के लिए गलत है। ये कर दे और सब कुछ एक प्राइवेट सेक्टर के अंतर्गत डाल दे, उसके ग्रोथ पर उसका ठीक है सैलरी डिक्रीज किया जाएगा, इंक्रीज किया जाएगा, बना दिया जाए, देखो जो कितना डेवलप करेगा। लेकिन ये बात यहीं तक रह जाएगी, आगे तक नहीं जा सकती है। देखिए, लोकतंत्र में द्वंद्व का एक और कारण दिया है, रंग भेद और नस्ल भेद। चमड़ी के रंग के आधार पर भेदभाव करना रंग भेद या नस्ल भेद कहलाते हैं। 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच लोकतंत्र का सफर कैसा था, ये आपका क्वेश्चन है ना। देखिए, कहता 1967 तक राजनीति में स्वर्ण जातियों का वर्चस्व रहा है। 70 से 90 तक के दशक के बीच स्वर्ण और मध्यम पिछड़े जातियों में सत्ता कब्जा के लिए संघर्ष चला। 90 दशक के उपरांत पिछड़े जातियों का वर्चस्व तथा दलितों की जागृति की अवधारणाएं राजनीति गलियारों में उपस्थित दर्ज कराती रही। आधुनिक दशक के वर्षों में राजनीति का पलड़ा दलितों और महादलितों के पक्ष में झुकता दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जब लोकतंत्र बना तो लोकतंत्र में नीच जाति को, यानी अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को बढ़ावा दिया गया। लेकिन बढ़ावा इसलिए नहीं दिया गया जो वो जाकर के वर्चस्व करे, जी नहीं, इसलिए दिया गया जो अगर उसको हम छूट देंगे तो वो लोग आगे बढ़ेंगे। लेकिन वो छूट के कारण वो लोग और उसका मौका का फायदा उठा लिए। जैसे अभी आपको बतला रहा हूं, SC ST को 30 नंबर 35 नंबर पर पास किया जा रहा है, तो SC ST कहने दूर हम कथिले जर्नल की तरह मेहनत करेंगे। जर्नल को न 84 नंबर लाना है आंख मुन करके, तो जर्नल करे 84 नंबर की तैयारी। हमारा तो 30 नंबर लाना है, और वही 30 नंबर के चक्कर में वो 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 10 नंबर पर रट जाते हैं। और जर्नल मुझे 84 नंबर लाना है, और वो 84 नंबर के कारण जी तोड़ मेहनत करते हैं, तो 84 ने वो 94 नंबर भी ला करके दिखा देते हैं लोगों को। और अभी भी ठीक है, आप चले जाइए क्षेत्र में तो आपको जर्नल कास्ट ही आपको बड़े बड़े पद पर दिखाई देंगे। तो लोग कहता है जो कर पढ़वी है, अरे बाबू पढ़वी सब जगह काम नहीं करता है, ठीक है, क्वालिटी भी है उसके अंदर में ना। अब बना दिया जाएगा SC ST को तो वह वाला माइंड लगाएगा वो, क्योंकि तो पढ़ा है नहीं, पढ़ेगा तब ना। ठीक है, जो जितना ज्यादा पढ़ेगा वो उतना ज्यादा माइंड लगाएगा, जो जितना कम पढ़ेगा वो उतना कम माइंड लगाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। ठीक है, आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उठा करके ले आया है लोग, एक मैट्रिक पास व्यक्ति को ले आए, दोनों को कहे कि जहां हमारे अपने देश के विकास के लिए क्या करना है तो बताओ, तो जो मैट्रिक पास करेगा वो कहेगा आलू के फसल 1 कट्ठा में लगा दे 1 बीघा में, वह ना कहेगा। और सॉफ्टवेयर डेवलपर कहेगा नहीं, कुछ एक नया टेक्नोलॉजी लगाओ जिससे बैठे बैठे पैसा कमाएंगे। ठीक, अभी एक हम देखे हैं, पता नहीं वो सत्य है कि झूठ है, पानी वाला सिस्टम सब जगह लगाया जा रहा है। ठीक है, अभी तक हम गए नहीं हैं कोरबद्धा वाला में, संत कबीर कॉलेज के नजदीक में, सुनते हैं जो वहां पर 10 टकिया गिराता है तो पानी निकलने लगता है। अब बताइए, ऑटोमेटिक सिस्टम वो बना दिया, अब उसके यहां पर किसी को नहीं रहना है, उसके लिए कोई नहीं। एक बार वो
उसमें इन्वेस्ट कर दिया पैसा, नहीं, हाँ मॉर्निंग में वो अपना पूरा सेटिंग वेटिंग करके अपना ड्यूटी चला जाता होगा। क्योंकि जो आदमी, जैसे मान लो अगर मैं पढ़ा रहा हूं तो मुझे पता है ना जो हमारे कोचिंग में इतना विद्यार्थी पढ़ सकता है, इतना विद्यार्थी का विधि व्यवस्था है, मुझे तो जानकारी है। उसी प्रकार से जो आदमी पानी का काम करता है संत कबीर कॉलेज के नजदीक में, उसको तो पता होगा जो सुबह से शाम तक इतना पानी बिक जाता है, उतना पानी का वो व्यवस्था करके सुबह में वो चला जाएगा। क्लियर? जो सिस्टम है उस सिस्टम में छोड़ देगा। वहां पर कोई आदमी की जरूरत है, देखो पैसा आ रहा है, वहां पर कोई चोरी नहीं है। सुनते हैं ऐसा, मैं गया नहीं हूं। जो 10 रुपया अगर उसमें गिराता है तो पानी निकलता है, पानी उसमें नहीं गिराता है तो पानी नहीं निकलता। वो सिस्टम क्या है? अब बताइए, तो वहां के लिए एक दिमागी आदमी था, लगा दिया दिमाग, गेटवे बना दिया। अभी एक आरएनआर कॉलेज है जिसका काम मेरे यहाँ होता है, वो आरएनआर कॉलेज का जो है ऑनर आकाश, सॉफ्टवेयर डेवलपर, वो क्या किए हुए गेटवे सेटिंग के लिए है। बच्चा फ्री है, गर्ल्स का 1 भी रुपया नहीं लगता है, लेकिन ऑनलाइन करवाएगी तो 100 रुपया कटेगा। वो 100 रुपया कौन लेता है? ऑनलाइन वाला। अब बताओ, अगर 10,000 विद्यार्थी अगर आरएनआर कॉलेज में होगा तो 10,000 गुने 10, ये 100 गुना कर दो, उतने ओकरा इनकम हो गया। और साल में तो कम से कम 2 फॉर्म भराता होगा ना, एगो रजिस्ट्रेशन एगो एग्जामिनेशन फॉर्म, कुछ तो 2 होता होगा, तो 2 नंबरी ओकरा चला गया। बताओ, बैठले ओकरे कहते हैं दिमाग। उसी को कहते हैं दिमाग, जो दिमाग से पैसा कमाता है। पढ़ेंगे तब ना, हम लोग पढ़वे नहीं करेंगे तो क्या दिमाग लगाएंगे? गांव में एगो सोशल मीडिया देख लिया, फलना कॉमेडी से फलना इतने पैसा वाला बन गया, अब ओकरे पीछे पड़ल है सब। एगो हमहू बने वीडियो, हमरो आगे बढ़ते वीडियो, ले पढ़ाई छोड़ करके उस चीज पर वो बैठा हुआ है। रे वो प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब बनाया है वो अरबों खरब रुपया कमा रहा है, तुम उस पर परेशान भेल हो। तुम अपना काम करो, इसमें से ठीक है, अगर जो होना होगा होगा। मेन काम मेरा ये है ना, पढ़ाना काम है कि यूट्यूब तो इसके माध्यम से आया है ना, बात समझ रहे हो ना, इसलिए पढ़ाई करो, ठीक है, तब जाकर के होगा। देखिए अब वर्ग जो है हमारा समाज जो बंटवारा हुआ, समाज में कैसे सो कहता है वर्ग होना चाहिए। जाति के समूह को वर्ण कहा जाता है, और वर्ण 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें आप लोग को शुरू से अभी तक यही चीज देखने के लिए आया है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये जो चारों थे, इसी पर हमारा समाज ठीक है अभी तक टिका हुआ है, और लगभग शिक्षा जब तक कमजोर रहेगा तब तक ही समाज में रहबे करेगा। देखिए ना, ये सब समझ में आएगा। कहता वर्ण के निचले पदक्रम पर उपस्थित जातियां ठीक है अत्यंज कहलाती थी, यानी सबसे नीचे वाला, सबसे ज्यादा शोषण इस पर होता था। अगर आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो इसके लिए हमें एक अलग आपको, ठीक है, अभी ये सिविक्स है, सिविक्स चलने दीजिए, आपको हम ये जाति को 4 को अलग अलग बांट करके आप लोग को बतला देंगे हम। जो ब्राह्मण किसको कहा गया, क्षत्रिय किसको कहा गया, वैश्य किसको कहा गया, और शूद्र किसको कहा गया, ठीक है, इस पर हम एक अच्छा से विश्लेषण आपको करके बतला देंगे। आगे तत्कालीन समझ लीजिए। वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था जाति समूह का पदानुक्रम व्यवस्था है, जिसमें एक जाति के लोग हाल में सामाजिक पदयान में सबसे ऊपर रहेंगे, तो किसी अन्य जाति के समूह के लोग क्रमागत के क्रम में नीचे रहेंगे, एक के नीचे एक, एक के नीचे एक होता है ना, उसमें रहेंगे। आगे आइए देखिए, जातिगत व्यवस्था जो था, एक वर्ण में कई सामुदायिक व्यवस्था होती है, जिसे जातिगत व्यवस्था कहते हैं। जाति पेशे पर आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। जातिवाद किसी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना या अपने जाति की प्रति निष्ठा का भाव रखना जातिवाद कहलाता है। जातिवादी जाति के समुदाय को एक मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवाद कहलाता है। अब यहाँ पर थोड़ा जातिवादी कहलाता है। अब आपको थोड़ा यहाँ पर कल जो हम ऑफलाइन में आप लोग को बतलाए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में, और किसी एक लड़की के घर के अगल बगल के लोगों के बारे में बतलाए थे, क्या यहाँ पर याद आ रहा है? हो रहा है ना? तो यही हमारे समाज को नीचे दर्शाने का भी काम करता है। चाहे वो जाति जो रहे, अपने आप को वो जाति से पुकारा जाता है। देखते होंगे अक्सर के गाड़ी में लिखल हम बतलाते हैं, गाड़ी के वाइजर में, मोटरसाइकिल के वाइजर में देखिएगा लिखल रहेगा, ठीक है, यादव, हाँ, कुशवाहा जी, एकदम सही बोला। क्लियर लिखल रहता है गाड़ी में। देखो जो हमारे यहाँ आता है कंप्यूटर सीखने के लिए दोपहर में, ओकरा गाड़ी में हम देखे थे लिखल था। ये क्या दर्शाना चाहता है? ये दर्शा करके क्या करेगा? अगर कानून के दृष्टि में अगर जाया जाए, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें से उसको बढ़िया से फट्टा चार्ज करेगा ना।
अक्सर गाड़ी पीट रहा था, तो कोई उसमें क्यों नहीं कुछ करता है, कार्रवाई करना चाहिए। यही तो हम शुरू में तुमको कह दिए, जिस जिस दिन हम सिविक्स पढ़ाते हैं और हमारा माइंड जो घूम जाता है, क्यों? अगर सरकार जब इस पर बैन किए हुए है तो जो अगर लगाया और गाड़ी को सीज कर ले सीधे। आज हमारे समाज में ये लिखने वाला आदमी कहता हो हमारे जात के लोग जा रहे हैं, अगर गाड़ी पर ये लिख लो ओ हमारे जात का आदमी है, हो रहा है ना। और ये कारण हमारे समाज में दंगा हो रहा है, इस कारण हमारे समाज में बोलबाला हो रहा है ना। देखिए जाति दो है, एक नर और एक नारी का, जाति बस दो ही है। अब हम लोग शिक्षा के स्तर पर उसको ग्रोथ दें। इसमें क्या गलती थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, जो एक महार जाति में दलित परिवार में जन्म लिए थे, क्या गलती थी उनकी? ये तो गलत है ना, ये तो गलत है ना। मान लीजिए अगर हम अपने धर्म को, हिंदू धर्म के लोग हैं, अगर हिंदू धर्म में चलते हैं तो कर्ण का क्या गलती था? जो वह ठीक है सहनी के यहां पला बढ़ा, क्या गलती था? वहां पर तो कहा जाता था जो फलना युग है, त्रेता युग है, सतयुग है, द्वापर युग है, क्या हुआ फिर? वहां पर क्यों नहीं भगवान उसको पहचाने? पहचानना चाहिए ना, ठीक है, जबकि वो तो सूर्य पुत्र था तत्काली। इसलिए आपको मैं कह रहा हूं जो ये जो जातिवादी है, ये जातिवादी हमारे समाज से एक कानून के दृष्टि से इस सबको खत्म करना चाहिए। ठीक है, टॉपिक दिया हुआ है, टॉपिक को पढ़िए। जाति पेशे पे आधारित सामुदायिक व्यवस्था ही जाति कहलाती है। जातिवाद किसी व्यक्ति द्वारा अपने जाति को श्रेष्ठ मानना या अपने जाति की प्रति निष्ठा का भावना रखना जातिवाद कहलाता है। जाति के समुदाय को एक मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति जातिवादी कहलाता है। भारत में जातिगत व्यवस्था, जाति के आधार पर पेशा निर्धारित होता है। भारत में जाति के आधार पर शादी होता है, जाति के आधार पर भेदभाव होता है, जाति के आधार पर नाम रखा जाता है लोगों को। क्लियर है? ये चारों जातिगत व्यवस्था यही हमारे यहाँ देखने के लिए मिलता है। और अभी जो हम लोग देखने के लिए आते हैं इस पेशा, बताइए अगर कोई ब्राह्मण है, जरूरी है जो पढ़ा लिखा होगा, तब पंडित का काम ब्राह्मण करेगा, ले फिर आए वो कुशवाहा कोयरी खेती ये करेगा। ये कौन बात हुआ भाई? अब जो जन्म से पढ़ाई लिखाई किया, जिसको खेत के बारे में कोई दर्शने नहीं हुआ, ओकरा कहेगा तू फलना जाता है, तू खेती करने के लिए जाओ है? यादव है, बचपन से पढ़ाई लिखाई किया, अच्छा काम किया, तो नहीं वो दूध पानी करो, दूध पानी करो। अरे भाई ये कौन लैंग्वेज हुआ? ये मजबूर करना हमारे समाज में सामाजिक लोग हैं। ठीक है, अब देखिए कहता है शादी, कोई मतलब नहीं। आप लोग को कहां से कहां पढ़ाई लिखाई के कारण कहां से कहां चला गया। आप जाएगा विद्यालय में, तब कहेगा तू कौन जात छही और फलना जात, हाँ हम नहीं तोरा से नहीं करबो हम दोस्ती, हम फलना जात छी। ये होने वाला है, ये होने वाला है। लेकिन हमारे समाज में ये चीज होता है, हमारे समाज में ये हो रहा है। अब देखिए कहता है भेदभाव भी, हम छे ऊंच जाते हुए फलना जात, ये चीज समाज में देखने के लिए मिलता है। और ये बात के कारण हमारे यहाँ ठीक है समाज जो है सो आगे की ओर प्रगति के मार्ग पर नहीं जाता है। नहीं कैसे होगा? इधर का इधर निक्की के घर इधर का कोई नहीं जाता है, पछियारी टोल से नहीं आता है, होगा? देखो तुम लोग ध्यान रखना बउआ कोई भी आदमी कभी भी भूल से भी अवतार फैमिली के स्टूडेंट कभी जाति का वर्णन नहीं करना। ठीक है, हम लोग समाज में शिक्षा के पुजारी हैं, शिक्षा को पूजा करेंगे। शिक्षा में अगर तेज है तो कह देंगे जो हाँ हमारे कैटेगरी क्या है, ये कह देंगे। लेकिन इन्हें कहेंगे फलना जाति है। क्या जाति के आधार पर खून को देखे तो था कुछ करके निकाल करके खून एक है, सबका तो खून एक ही है ना, तो फिर जाति क्या है? आइए कहता है हाँ संगति का असर है। यह बात एक मिनट रुक जाइए, संगति का असर है जाति पर। जैसे लोग कह देता है जो फलना जात है ये जाति का असर है, सॉरी जाति का नहीं संगति का असर है। अब हम बतलाते हैं तुम लोग को, एक आदमी को, ये हकीकत नहीं है, एक आदमी को हम बतलाते हैं अगर कोई प्रधानमंत्री के साथ रहने लगेगा तो ऑटोमेटिक हमारा राजनीति के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाएगा। नहीं, अगर कोई टीचर के साथ रहने लगेगा तो टीचिंग की दुनिया में जरूर उसको जानकारी हो जाएगा, है कि नहीं? और कोई अगर चोर के साथ रहने लगेगा तो चोर विद्या तो उसको आइए जाएगा ना। सब पर देखो ऐसी बात नहीं है। अरे हाँ समझ गए? तो समाज में संगति का असर जो अभी आप लोग बोले, ये एक अच्छा आदमी से संगति कीजिए ताकि आपका ठीक है प्रॉफिट हो। ऐसे आदमी से संगति नहीं कीजिए, गाली सीख लीजिए। बाकल कहीं घर पर गाली देती है, ये नहीं देते हैं, चुप। मतलब संगति तो मेरे से
नहीं नहीं, तू तो सती सावित्री सीते। अब हुआ, देखो आगे, देखो यहाँ समाज, भारत में जातिगत असमानताएं, ये तो जाति के आधार पर समाज को 4 भागों में बांटा गया है, मतलब 4 गो आधार पर पैसा के लिए मजबूर कर देता है, शादी के लिए मजबूर कर देता है, भेदभाव रहता है और नाम रखा जाता है। ठीक है, आगे आओ, देखो समाज में जातिगत असमानताएं, ऊंची जाति जातीय समुदाय में अमीरों की संख्या अधिक होती है। दूसरा, और निचली जातियां यथा दलितों और आदिवासियों में ज्यादा बड़ी संख्या में गरीबी होती है, क्योंकि उसमें समझ नहीं रहता। तू 500 रुपया लेता है सूद पर, और सूद पर लेता है तो ऐसा आदमी से लेता है जिसके पास माइंड नहीं होता है, दिमाग का बड़ा तेज होता है, लेकिन इंटरनल जो माइंड होना चाहिए वो नहीं होता है। 500 देता है, कहता रे तोरा मेन समय में पाई दिलियो रे, तो आकर हमरा कर काम कर। अब 500 रुपया दिलियो तो सूद तो देवे ना करवाए। अब ले बेचारा अल्लाह काम करेगा तब ना सूद सधाएगा, पैसा सधाएगा, ओकरी कर मंगनी काम कर रहा है, हो गया। दिन प्रतिदिन गरीब होते होते वो आरो गरीब हो जाता है, और गरीब होने का कारण हो जाता है जो वह ठीक है मर भी जाता है। अब मान लो अभी अपने रामपुरा इधर देखने के लिए मिलता है ना, इसमें भी हम नाम लेकर के नहीं बतला सकते हैं, जबरदस्ती करके सबको 2000 4000 5000 ज्यादा नहीं दिले है, सबको ऊपर वर्चस्व किए हुए हैं। कोई गलती करने के बाद भी कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई आवाज नहीं उठाता है। क्यों? 5000 रुपया तो धारने छे हम, अखनी अगर आवाज उठावे तो हमरा कहते पाइला, हम पाई देवे कहां से? हो गया ना। यही हमारे समाज में हो जाता है, जिसके कारण नीच जो होते हैं, यानी गरीब जो होते हैं वो नीच बन जाते हैं, और जो पैसा वाला होते हैं वो काफी अमीर हो जाते हैं। होता क्या है, हम इसमें समझ गया ना, बीच में तनिया गलती हमरा से हुआ था, समाज में हम ये काम कर दिए थे पैसा वाला काम में। अब बताओ 1000 रुपया अगर हम देते हैं, रुक जाओ अभी नहीं चल रहा, अगर 1000 रुपया देते हैं, ऐसे ओरल में कैलकुलेशन करके समझ लो, 1000 रुपया दिए तो 50 रुपया का तो महीना आएगा। 1000 रुपया इन्हें उन्हें रख ले रहेगा लोग को, 5000 10,000, अगर 10,000 रुपया दे दिए तो सोच लो 500 का महीना, अगर 1 लाख दे दिए तो 5,000, अगर 10 लाख दे दिए तो 10 25 50, फ्री में 50,000 का कोई माँ बाप है? अभी के जमाने में 10 लाख 5 लाख रुपया अक्सर एक बिजनेसमैन आदमी को ढंग से जो काम करता है उसके पास रहता है। अब वो जो नाजायज पैसा आएगा जरा 50,000 25,000 रुपया ऑटोमेटिक है, जो अले बले बोलेगा, इधर उधर करेगा, इधर उधर करेगा तो समाज में सामाजिक विभिन्नता देखने के लिए मिलेगा ही। कहता क्या, असमानता का एक और कारण है, ऊंची जाति शिक्षा में अग्रणी है और नीची जातियां शिक्षा में पीछे हैं। क्योंकि शिक्षा का मतलब गरीब आदमी को कहां से पता चलेगा? जैसे अभी अपने समाज में अपने कोचिंग की बात करते हैं, 1 महीना बाद छुट्टी होगा, अभी तक सबका पैसा नहीं क्लियर हुआ है, ज्यादा जिद करेंगे तो कोचिंग छोड़ दें। लो 1 महीना रे बाबू, एक परीक्षा है, फाइनल परीक्षा, 10 साल का मेहनत का रिजल्ट आने वाला है, ये बात का समझ नहीं है, पाए मंगल के हन छोड़ दें। लो तो कभी पढ़ पाएगा? देखना, ऊंची जाति में शिक्षा अग्रणी क्यों होता है? ऊंची जाति के लोग जमीन बेच देते हैं, अपना नहीं खाएंगे, लेकिन बच्चा का टाइम टेबल, पैसा, फी जो होता है वो मिलेगा तो ऑटोमेटिक है वो करते हैं। आपको मैं कह रहा हूं, आप चले जाइए काशीपुर में, ठीक है, बताइए SC ST के क्या वो MBBS डॉक्टर है, ये बताइए तो आप लोग के नजर में कोई एक्को गो डॉक्टर? बुआ क्वेश्चन को सीरियस में समझो, समस्तीपुर काशीपुर में डॉक्टर का गढ़ है, लेकिन SC ST क्या गो डॉक्टर मिलेगा तुमको MBBS? एक्को गो नहीं, अगर होगा तो अपवाद होगा, जो कि मुझे जानकारी नहीं है। कौन मनीषा? MBBS है, तब हम कहें ना अपवाद में वो होगी तो होगी। अब बताइए कभी वो पढ़ाई कर पाएंगे? अब पढ़ाई नहीं करेंगे उतना तो कहां से बनेंगे? हमारे समाज में वो और सबसे बड़का चीज है शिक्षा जो नहीं है ना, 18 वर्ष 15 वर्ष 17 वर्ष में लड़की को वो ब्याह कर दे, जवान भाग ले एगो बन जाता है कारण, तो शिक्षा कहां से ग्रहण कर पाएंगे? कम से कम एक छोटी लड़की है जिसका एज अभी 14 ईयर है, उसका शादी हो गया आज से 1 महीना पहले। आप बताइए क्या लीजिएगा समाज में? यह है हमारा सिविक्स, यह है हमारा लोकतंत्र। देखिए जातीय बंधन टूटने का कारण भी है वो, कहता समाज सुधारकों और राजनेताओं के प्रयास, साक्षरता और शिक्षा में वृद्धि, बड़े पैमाने पर शहरीकरण, पेशा चुनने की आजादी, चतुर्दिश आर्थिक विकास। अब जाति टूटने का कारण बन गया समाज में ये सब, ठीक है। साक्षरता जैसे ही बढ़ेगा तो शिक्षा खत्म है,
सॉरी, जाति खत्म है। अब मान लीजिए बड़े बड़े विद्यालय में लोग जाते हैं, बड़े बड़े विद्यालय में तो उसका एक हॉस्टल होता है। अब एक ही हॉस्टल में SC ST भी है और ब्राह्मण भी है। अब बताइए, ब्राह्मण और वो अगर बैठे हुए तो तकनीकी अरे बुआ हम फलना जाति छी, हम अपन अलग खाना बने भाई, ऐसा तो नहीं होता है। तो ये चीज खत्म हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है। शहर में आप जाएंगे, गांव के लोग तक कहेंगे हो फलना चौधरी की दुकान, नाम है मतलब ये बात है, ये बात तो नहीं है। लोग जाते हैं घर में मिठाई चढ़ाने के लिए, भगवान जी को लड्डू चढ़ाने के लिए, लेने के लिए, ठीक है, थानेश्वर मंदिर पर। अब वो पूछेंगे जो कौन जात छो तू, नहीं ना पूछेंगे, तो हो गया ना, जाति खत्म हो रहा है ना। अब कहता है क्या पेशा चुनने की आजादी। अब पेशा काम कर रहा है, मान लीजिए साहू का काम है, साहू जी का काम है होटल खोलना, लेकिन क्या ब्राह्मण जी होटल नहीं खोले हुए हैं? क्या SC ST होटल नहीं खोले हुए हैं? तो जो होटल खोले हुए हैं उनके यहाँ चल रहा है। तो ये सब हो गया। चतुर्दिश चारों तरफ विकास की, ठीक है, गुंज है। आप तो ऑटोमेटिक है जो जाति खत्म होगा। आइए, राजनीति में जाति की भूमिका, अधिकांश लोग अपने जाति के उम्मीदवार को वोट करते हैं, जो कि अभी देख रहे हैं। निर्वाचन के वक्त पार्टी अभ्यर्थी तय करते समय जातीय समीकरण का ध्यान जरूरी करती है। सरकार के गठन के वक्त पार्टी जातीय समीकरण का ध्यान जरूर करती है। अपने यहाँ होता है ना, जाति के आधार पर मतदान, और जाति के आधार पर, ठीक है, वोट, सीट भी दिया जाता है। सीट जानते हैं ना, उम्मीदवार जो अपने यहाँ फलना उम्मीदवार का ही आदमी खड़ा होगा। जैसे इस बार देखे थे मेयर का चुनाव हुआ था, मेयर का चुनाव हुआ था तो ब्राह्मण का कोई सीट था, सब SC ST का था। जहां से भी अनिताराम जो अपने यहाँ जीते हैं उसमें ब्राह्मण खड़ा था, को नहीं ना था, काहे? उसका कोटा ही दे दिया था। तो निर्वाचन में ये सब काम करवा देता है कथी। हाँ बताइए, तो क्या करेगा सरकार? एक तरफ से हम लोगों को सिखाते आती है जो हम लोग को गलत नहीं करना है, एक तरफ से सिखाते आती है जो नहीं ये चीज है। आगे आइए देखते हैं, एक इतना पेज को पढ़ लीजिए स्पीड में। राजनीति पार्टियां जीत हासिल करने हेतु जातिगत भावना को भड़काने की कोशिश करते हैं। समाज में जाकर कहता है ना, नहीं है ना वोट देवे तो कम से कम जात के नाम पर वोट दियो ना, फलना फलना जात के लिए मरे, फलना फलना जात के लिए मरे, तो हम अपना ले मरू, होता है। दलित और नीची जातियों का भी महत्व निर्वाचन के बढ़ जाता है। निर्वाचन के वक्त पार्टियों वोटरों के बीच साख बनाने हेतु अपना चेहरा स्वच्छ और जाति भावना से ऊपर बनाने की कोशिश की जाती है। जहां पर जाति है तो वहां पर जाति दिखाता है, जहां पर जाति ने वहां पर कहता है छोड़ू जात के भूल जाओ, हम बढ़िया काम करब, हमरा वोट दियो, होता है। हाँ ठीक है, यहां तक रखते हैं, फिर आगे देखते हैं बाद में। का जो टॉपिक है ये है आपको सिर्फ जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं होने के कारण, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, समाज में जाति के आधार पर तय करते हैं चुनाव। क्योंकि अपने यहाँ जो हम आपको बतलाए ये मेयर का चुनाव में जानता था जो पहली बार नगर निगम में कुछ वार्ड को बढ़ाया गया है, और वार्ड को बढ़ाया गया है, अगर जर्नल कास्ट को अगर दे दिया जाए स्थान तो लोग गोली बंदूक निकाल लेगा, खूनमा खून हो जाएगा। इसलिए सरकार इस बातों को समझ करके SC ST को सीट दे दिया। जो उस पद पर बड़का आदमी जाएगा ही नहीं, उतना आदमी पैसा खर्चा करेगा ही नहीं जो मारपीट हो या कुछ हो। फिर भी आप लोग देखे जो कैसे जातिवाद का इलेक्शन हुआ और मेयर का चुनाव में, ठीक है, अपने यहां से कौन जीते वो लोग आप लोग देखे ही, वो जाति के आधार पर होता है, ठीक है। तो कहता है क्या सिर्फ जाति के आधार पर चुनावी नतीजे तय नहीं होने का कारण क्या है, सो देखिए आप। कहता है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र का गठन इस प्रकार नहीं किया गया है कि उसमें मात्र एक जाति के मतदाता रहे। कहीं पर देखे हो निर्वाचन, कोई भी अपने यहां जैसे भिरी टोल है, बुआ हल्ला नहीं करो, भिरी टोल जो देख रहे हैं ऊपर दुगो केंद्र है, दुगो वोट गिरता है ना, दो तरफ, एक तरफ अगर गिरता है केवल कुशवाहा का तो एक तरफ उसी पर मुस्लिम का इलाका है। देखिए दुगो जाति दे दिया ना, दुगो मतदान केंद्र बना करके। तो ऐसे ही होता है, ऐसे ही। अब इसी बार हम लोग गए थे तो सुनने के लिए मिला, कानाफूसी हो रहा था, क्योंकि आप लोग जानते हैं जो मतदान केंद्र पर धारा 144 लागू होता है, वहां पर कोई अगल बगल में आदमी नहीं खड़ा हो सकते हैं और कोई पार्टी का चर्चा नहीं करेंगे, देखते होंगे। उसी में कानाफूसी हो रहा था, फलना का ज्यादा वोट गिरे, फलना का ज्यादा वोट गिरे, हो रहा था। तो ये कहता है यही। दूसरा, कोई पार्टी विशेष केवल एक ही जाति का वोट हासिल कर सत्ता में नहीं आता है, ये भी एक कारण है। अगर किसी निर्वाचन क्षेत्र में किसी एक जाति विशेष की अधिकाधिक संख्या हो तो चुनाव लड़ रहे सभी पार्टियां उसी जाति विशेष के लोगों को अभ्यर्थी बनाते हैं, देखा जाता है। जैसे अपने यहाँ आप लोग देखते थे जो इनका कौन था, लालटेन छाप का शाहीन जी को टिकट क्यों दिया जाता था, क्योंकि अपने यहाँ मुस्लिम का संख्या, SC ST की संख्या और ये यादव की संख्या ज्यादा थी। अपने यहाँ ब्राह्मण का और कुशवाहा का कम था, और कुशवाहा जो होते हैं वो सबके लिए होते हैं अवेलेबल, डरपोक टाइप के होते हैं लोग,
तो उनमें को नहीं लिया जाता है, लिया जाता है फॉरवर्ड में आपको ब्राह्मण को, ठीक है, और बैकवर्ड में लिया जाता है यादव को। ये दोनों के बीच में टक्कर होता है। तो इस टक्कर में समझ गए ना, अब मुस्लिम साथ दे देता था यादव को तो शाहीन जी जीत जाते थे। इस बार पासा पलट गया, पासा पलट गया, पासा पलट करके भाजपा की सरकार हो गई, अपने यहां से जीत गए और ये हार गए। तो ये होता है ऊपर से देख करके, समझ गए, देखता है कौन जाति का आदमी ज्यादा है, जो आदमी का मतलब जाति का आदमी ज्यादा रहेगा उसी आदमी से वो खड़ा कर देता है, खड़ा कर देता है ताकि ओकर सीट सबसे ज्यादा हो, ओकर मतदान सबसे ज्यादा हो। हाँ, अपने यहां से जीते हैं वो, ठीक है, लेकिन होता क्या है, जो अपने यहां से जीते हैं तो जीतने का कारण भी तो आप लोग को सच्चाई पता चलिए गया, लेकिन क्या जरूरी है क्लास में बात करने का, बाद सब आदमी जानते हैं, तो वहां तक रखिए, अपना लोग केवल टॉपिक पर लीजिए, ठीक है। कहता है क्या, आगे देखिए बउआ, कहता है क्षेत्रीय स्तर पर जातीय गुट बनाकर सरकार बनाया जा सकता है, परंतु राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाने के लिए जाति विहीन रहना जरूरी है, लेकिन ऐसा है नहीं, ठीक है। क्षेत्र में हो जाता है नहीं, जैसे मान लीजिए अगर वार्ड का चुनाव अगर होता है तो वार्ड में हो जाता है, जो इसकी संख्या ज्यादा है तो उसके अकॉर्डिंग लोग जीत जाते हैं नहीं, लेकिन हाँ ये भी कंडीशन मतलब डिपेंड करता है जो उस जाति के कई लोग खड़ा ना हो, ठीक है। एक बार अपने लगुनिया रघुकंठ पंचायत की बात करते हैं, जो चुनाव हो रहा था मुखिया का चुनाव, समझ गए, तो मुखिया का चुनाव में तो सब आदमी, अभी तो हम लोग पढ़ ही रहे हैं जाति जाति जाति, तो आपको हम बतला देते हैं। कुशवाहा में एक को खड़ा हुआ गणेश महतो, अब वो मीटिंग कर लिया सब कुशवाहा, पछियारी टोल का कुशवाहा और यहाँ भीरी टोल का कुशवाहा, जो बस जाति है कि जब बात पर इलेक्शन होता है तो एक को हम खड़ा होते हैं, सब मिलकर के हमरा जिताइए, हम काम करेंगे। देखिए पॉइंट हो गया। अब ब्राह्मण में 2 आदमी खड़ा हो गए, एक खड़ा हो गए बबन जी, एक खड़ा हो गए ललन पाठक जी, 2 खड़ा हो गए, ब्राह्मण का वोट बटा गया और उसमें ये जीत गए। मियाँ में भी एगो मुस्लिम में भी खड़ा हुआ था, लेकिन मुस्लिम में खड़ा हुआ था तो मुस्लिम की संख्या तो बहुत कम है, नहीं जीत पाया। तो ये होता है जातिवाद इलेक्शन, समझ गए, और वो जीत गए। जीतने के बाद तो सब आदमी को पता है, जो जीत करके सबसे पहले अपना झोली भरने का कोई भी आदमी उम्मीद करता है, राजनीतिक में यही होता है, ठीक है। कौन, तभी तो जीता ना। ये राजनीति कैसे खत्म हुआ, गणेश महतो हारे कैसे, ललन पाठक जीते कैसे, इनके जीतने के पीछे भी रीजन था। जो भीरी टोल से खड़ा हो गए थे वो राम भरोस महतो खड़ा हो गए, पछाड़ी टोल से कोई यादव खड़ा हो गया, वोट बटा गया। ये तो जातिवाद का इलेक्शन है ना, क्लियर कह रहा है ना, जो क्षेत्रीय स्तर पर जाति बना करके हम सरकार बना सकते हैं, नहीं वो तो कम वोट होता है ना, लेकिन यही बात अगर ऊपर चाहेंगे तो नहीं होगा, उसमें जरूर कहीं ना कहीं से दूसरे जाति के लोगों को एक नेता बनाना पड़ता है। तो देखते होंगे गांव में जब खड़ा होता है बड़का बड़का नेता, यानी राज्य स्तर पर या ठीक है देश के यानी लोकतंत्र या विधानसभा में अगर खड़ा होता है तो सब जाति के लोगों को वो एगो मुखिया बनाता है, ठीक है। गांव में आएगा, पहले पता करेगा गांव में सबसे पैसा वाला कौन है, सबसे पॉपुलर आदमी कौन है जिसको सब जानता है, वो आदमी को अपना पिलर बनाएगा और उसको पैसा देगा, कहेगा आप वोट खरीद करके हमको दीजिए, क्लियर, आपको हम काम करके देंगे, आपके लिए ये करेंगे वो करेंगे, इतना पैसा देंगे, और सब जाति में करवाता है और उस ढंग से वोट लेकर के, और सबके देखिए दलाल ले लेकर के अपना अपना मतदान केंद्र पर रहता है खड़ा, बाहर में पहुंचाएगा, होते रहता है। यह है आपको राष्ट्रीय स्तर पर, वहां पर एक जाति से काम नहीं होगा। देखिए कहता है जाति की राजनीति के सकारात्मक पहलू, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों की जातियों को निर्णय लेने के लिए बेहतर पहुंच प्राप्त करने के लिए कई संगठन जातियों के खिलाफ भेदभाव को समाप्त करने के लिए मांग और आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। जाति में अगर राजनीति में अगर सकारात्मक, तो यही बात पर ना, यही 2 पॉइंट जो देख रहे हैं, इसी पॉइंट को लेकर के हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, दलित को स्थान दिए, लेकिन उसका दलित लोग नाजायज फायदा उठाने लगा, इसलिए वो स्थान दिए ताकि वो समझे, सरकार तक पहुंचे, लेकिन उसका नाजायज फायदा वो समझवे नहीं किया, उस चीज को सीधे एक लाइन में समझ गया, हमको इतना आरक्षण है तो हम उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करेंगे, और उसी के अकॉर्डिंग तैयारी करने के कारण फिर वो पीछे हो गया। अभी भी देख रहे हैं ना SC/ST की स्थिति काफी दयनीय है ना, अभी भी समाज में देखने के लिए आप लोग को मिल रहा है ना। इसका कारण यही है, और सबसे बड़ा कारण है शिक्षा। शिक्षा में वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं मिलेंगे। कुशवाहा कोयरी आता है ओबीसी के अंतर्गत, जिसमें अब ओबीसी यानी कोयरी को, ग्वार को, दुन्नू को जर्नल के अंतर्गत डाल दिया है, यानी ब्राह्मण के कैटेगरी में डाल दिया है। अब उसको वैश्य बनिया पोद्दार को, पोद्दार होता है ना, वो पोद्दार को, हाँ पोद्दार होता है वो जाति,
उस तीनों को डाल दिया है। जैसे आप ब्राह्मण को 1000 रुपया लगता है फी, अगर कोई चीज का फॉर्म भरने में, तो कुशवाहा को भी लगता है 1000, यादव को भी लगता है 1000, और उसको वैश्य बनिया जो पोद्दार है उसको भी लगता है 1000। ठीक है। जो SC ST रहता है नीचे वाला, ओकरा लगता है 100 रुपया। हम लोग को इस बार रजिस्ट्रेशन फीस 20 रुपया लगा था, उन लोग को 250। सब जगह ही देखने के लिए मिलता है। ठीक है। तो यहां पर जो समझने वाला है SC ST, जो समझदार है वो मौका का फायदा उठा लेता है, वो जी तोड़ मेहनत करता है, जी तोड़ मेहनत करके, और इस चीज में भी अपना पसीखाना को देखो, सब घर में एगो जॉब, लड़का अक्सर लड़का इंजीनियरिंग कर रहा है, अक्सर इसमें से भी कई लड़कियां बैठी हुई है, उसका भाई बहन तैयारी कर रहा है, या तो नीट का और नहीं तो JEE मेन का। पता कर लो, इसमें तुम्हारा भाई बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तुम्हारा भाई बड़ा है या छोटा है? छोटा है। तुम्हारा भाई बड़ा है या छोटा है? कौन की तैयारी कर रहा है? यहाँ नहीं ना है, कहीं बाहर रह करके पढ़ रहा है ना। सिंपल सी बात है, बाहर रह करके पढ़ता होगा तो या तो नीट की तैयारी करता होगा या JEE मेन का तैयारी करता होगा, यह दो में से कोनो एगो फाइनल है, और सब कर रहा है, देख रहे हो ना। तो इसलिए समझ गया ना, इसका सकारात्मक पहलू लेना चाहिए जाति का, जो जाति से हो ये अंदर ही अंदर रखो, ये नहीं जब दिखाओ। दिखाने से क्या होता है, जो समाज में दंगा फसाद के माहौल बन जाते हैं। ठीक है। और माहौल बन करके वो समाज पीछे की ओर चला जाता है। अभी अपने इधर का, अपने समाज का बताओ, अपने समाज में सब जाति देखने के लिए मिलता है तुमको। ऐसा अपने माहौल बना हुआ है लगुनिया रघुकंठ पंचायत का, ऐसा बना हुआ है। सबसे पहले कुशवाहा, सॉलिट लो बॉर्डर से कुशवाहा में कोई दूसर जाति नहीं। कुशवाहा समाप्त हुआ तब पासवान, पासवान समाप्त हुआ तब दास जी, दास जी समाप्त हुआ तब चौधरी जी, ब्राह्मण जी। अब उनके बाद आपको चालू हो जाएंगे राम जी। सब एकदम क्लियर बांटल है। जय के कारण बताओ, कोई जाति में ग्रोथ देखने के लिए मिल रहा है? कोई जाति में ग्रोथ जो होना चाहिए वो देखने के लिए मिलता है? गांव घर में आलीशान घर हो, 3 मंजिल 4 मंजिल का घर हो, लहे रईस की तरह 10 गो 20 गो घर लगुनिया रोकंठ में देखने के लिए मिलता है? बोला जाता है जो मतलब छोटे कास्ट के जो लोग होते हैं वो मतलब वो लोग को ज्यादा आरक्षण मिलता है, तो फिर वो लोग ना बड़ी अजीब तरह का रहते है। ये देख नहीं रही हो, सो ये जो कारण है वो समझ लेते हैं ना ये चीज, इसके कारण वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। अब पढ़ाई नहीं करेंगे तो माहौल बदलेगा, बदलेगा कैसे? हम तो कल भी बतलाए थे ना, मतलब ऊपर में आपको बतलाए थे ना। क्या ऊपर में बतलाए आपको? जो हमारे समाज में होता क्या है, जो उनके पास पैसा नहीं रहता है और उनका कोई स्रोत नहीं रहता है, तो दिमाग वाले का आदमी, यानी दिमाग का मतलब कि पैसा वालों के पास वो पहुंच जाते हैं। 1000 रुपया वो लेते हैं, मांगते हैं 5000, तो वो औकात देख करके देता है 1000। उतर रहते हैं मूर्ख, तो उनको कह देता बुआ मेन समय में पाई दिलियो हन, चल हमरा कन गोबर उठबै ले। वो गोबर उठवाते हैं, ये कह करके जब मेन समय में पैसा दिलियो हन और सूद लेबे करते हैं वो अलग से। पता है सर, हम लोग इधर ब्राह्मण जाति है ना, वो साइड है ना, वो जब खत्म होता है तो इस साइड शायद दास कोई है वो जाति लोग आते हैं, इधर साइड सब मतलब अच्छे से रहता है, उधर साइड बहुत ही ज्यादा गंदगी रहती है। गंदगी नहीं समझ रही हो, हम क्या बार बार कह रहे हैं, जो पैसा नहीं है, तो पैसा रहेगा तब ना साफ सफाई करवाओगे। एक दरवाजा का साफ करवाने में, एक दरवाजा को सजाने में तुमको प्रत्येक दिन का खर्चा है 200 रुपया, एक सामान्य दरवाजा के लिए, अंदाज लगाओ, है ना। अभी बताओ तुम लोग को ये साफ करने के लिए कुलेन मंगाया गया, कभी था? कुलीन न था रे, 100 रुपया राउंड फिगर। अब किसी को 100 रुपया इनकम होगा तो खाएगा कि 100 रुपया मंगाएगा साफ करने के लिए? सो बताओ, होगा कि नहीं? तो यही कारण हो जाता है जो दिक्कत हो जाता है। आप ये दोनों टॉपिक पढ़े और नहीं समझे बात को, दोनों टॉपिक को समझिए। आरक्षण इसलिए दिया जो सरकार के नजदीक तक वो पहुंच सके, लेकिन ऐसा वो नहीं किया, उसका नाजायज फायदा उठा लिया। अभी तक अपने विद्यालय कोचिंग के सामने एक विद्यालय है, आज तक हम ठीक है क्या कहें, हम बुरा लगता है कहते हुए, लड़ाई आज तक इस बात के लिए नहीं हुआ जो सर यहाँ पढ़ाई नहीं चलता है, बच्चा 8 क्लास में है, बच्चा को टेबल नहीं आता है, बच्चा को हम बाहर में घूमते हुए देखे, इस बात के लिए नहीं झगड़ा हुआ। झगड़ा हुआ किया ओकरा इतने दाल मिल रहे, हमरा दाल नहीं मिल रहे। हमरो बच्चा तो सप्ताह में 3 दिन गेल रहे, तो ओकरा 2 किलो चावल मिल रहे, हमरा 2 किलो चावल किया नहीं मिल रहे। देखिए तब इसलिए जीवन में याद रखिए, शिक्षा वहीं पर ग्रोथ है, और जो आदमी शिक्षित है वो आदमी फैसिलिटी नहीं खोजते हैं, वो केवल पढ़ाई देखते हैं, जो पढ़ाई हमें क्या मिलना चाहिए, है कि नहीं। तो दिखाने के लिए एक माइक लगा दिया गया स्कूल में, हाँ फलना विद्यार्थी पानी लाओ, माइक पर, हाँ बाहर में घूम रहा है फलना विद्यार्थी अंदर में आओ,
सबसे गंदा विद्यार्थी अगर कोई स्कूल का होगा तो इस स्कूल का बच्चा है, इस स्कूल का। समझ गया ना? इसलिए सिस्टम को बदलो, फैसिलिटी को नहीं। फैसिलिटी क्या, जमीन पर बैठ करके बच्चा नहीं पढ़ता है क्या? पढ़ना है, जमीन पर बैठ करके पढ़ेंगे हम, लेकिन पढ़ाई होनी चाहिए। तो ये समझ गए ना, लोकतंत्र में ये सब बात जायज है। अगर हम बोल रहे हैं तो हम सबके दुश्मन हैं, ये बात याद रखना। देखो, जाति की राजनीति के नकारात्मक पहलू क्या है? ये तो सकारात्मक पहलू था जो सरकार तक पहुंचने के लिए बना दिया गया, लेकिन उसका नकारात्मक पहलू क्या था? सो जातिगत पहचान पर आधारित राजनीति लोकतंत्र में स्वास्थ्य नहीं है। इससे सामाजिक सौहार्द बिगड़ सकता है। यह गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, विकास और भ्रष्टाचार जैसे अन्य गंभीर मुद्दों से ध्यान हटा सकता है। कुछ मामलों में जाति विभाजन तनाव, संघर्ष और यहां तक कि हिंसा की ओर भी चला जाता है। अगर राजनीति में जाति की बात किया जाता है तो ये सब हो जाता है नकारात्मक के रूप में। सकारात्मक के रूप में जाति इसलिए बनाया गया ताकि दलित लोग यानी गरीब लोग सरकार तक पहुंच सके, सरकार की बातों को समझ सके, लेकिन फिर भी उसको समझ नहीं आया। आगे देखिए, जब ये सब जाति है तो ऑटोमेटिक है सांप्रदायिकता होगा, दंगा फसाद होगा ही। अब वो टॉपिक है आपको सांप्रदायिकता। एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना सांप्रदायिकता कहलाता है। एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानना, कोई धर्म, तुम सबसे नीच से नीच जाति में चले जाओ, वो कहेगा हम अपने आप के हीरो हैं। ऊंच से ऊंच में चले जाओ, वो अपने आप का हीरो है। ठीक है, और यही हीरो क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता। अब बताओ, क्लास में अभी हम लोग बैठे हुए हैं, ये वर्ग है, वर्ग जहां विभिन्न समुदाय के लोग आकर के बैठे हुए हैं। और सब जो अगर ईर दिखाने लगे जो हम फलना जाति के हैं, सीना तान लेगा, तखनी क्या होगा? हो जाएगा ना, सांप्रदायिकता हो जाएगा ना। आइए देखिए, सांप्रदायिकता के बाद है सांप्रदायिक। धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति सांप्रदायिक कहलाता है। सांप्रदायिक, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाला व्यक्ति को ही सांप्रदायिक कहते हैं। सांप्रदायिक राजनीति क्या होता है? सो देखिए, धर्म के आधार पर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। धर्म के आधार पर हमारे इधर खड़ा हुआ था, अब जिंदा है या मर गया पता नहीं, अशोक सिंह, शादीपुर का था, कुशवाहा था वो। हम बच्चा थे, 5 या 4 क्लास में होंगे, बिहार बोर्ड में चौथा या 5वां कहो तो नहीं होता है, जो नेता आता है तो गाड़ी से आता है 4 को 5वां। पहले के जमाने में 4 चक्का अगर गाड़ी आता दरवाजा पर तो बड़ा खुशी होता है 4 चक्का गाड़ी आले। तो हम लोग गए तो देखे बड़े आदमी सबको बात करते हुए, हमरा यहाँ नहीं आबू, अहाँ जाइयो बाभन के इलाका में, कोई सब तो वोट देवे करते यहाँ, बाभन के वोट बनाबू, बाभन के वोट। उस समय में, जब उस जमाना में जया हम चौथा 5वां में थे, तहिया ये बात हमको सुनने के लिए मिला था। उस समय में देखिए जातिवाद के ना करवाता है। और वो आदमी गया होगा कहने के लिए, तो कहा होगा ब्राह्मण के बीच में ये बात बोला होगा, जब हम कोयरी छिए तू हमरा कोयरी समझ कर वोट दिया, नहीं। उसका वहां पर क्या राजनीति हुआ होगा? सांप्रदायिक राजनीति में वो कहा होगा जाति को नहीं देखिएगा, अरे जाति के नाम पर तो लोग वोट देकर के बर्बाद हो जाते हैं, आप मुझे वोट दीजिए, मैं आपके लिए काम करूंगा, जाति मत देखिएगा आप लोग। और वहां से निकला कुशवाहा इलाका, कम से कम जात के नाम पर वोट दिया हो, इसलिए तो कहते हैं राजनीति, नहीं है ना। धर्म के आधार पर राजनीति करना सांप्रदायिक राजनीति कहलाता है। नोट, गांधी जी ने कहा था धर्म को राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता, लेकिन हुआ। देखिए, अल्पसंख्यक, जिस धर्म के लोग की संख्या कम होती है उसे अल्पसंख्यक कहा जाता है। बहुसंख्यक, जिस धर्म के लोग की संख्या अधिक होती है उसे बहुसंख्यक कहा जाता है। आप तो समझ में आ गया होगा कि हमारे यहाँ किसकी जाति सबसे ज्यादा है। ठीक है, बस किताबें तक रहने दो, बोलो नहीं। अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक में पता चला गया। फॉरवर्ड की संख्या अपने यहाँ ज्यादा है। फॉरवर्ड का मतलब कि जर्नल कास्ट, ब्राह्मण जिसके अंतर्गत आते हैं, वैश्य आते हैं, आपको लाला आते हैं, राजपूत आते हैं, ये सब की संख्या ज्यादा है। ठीक है, और आपको नहीं हुआ था जातिगत जनगणनाएं हुई थी कि नहीं, आप लोग जानते हैं ना। उस जातिगत जनगणनाओं में देखिए जो कौन जाति की कितनी संख्या परसेंटेज दिया हुआ है, समझ गए। आइए, कहता राजनीति में धर्म एक समस्या के रूप में तब खड़ी हो जाती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है। राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय विशेष के विशिष्टता के लिए की जाती है। राजनीति किसी धर्म विशेष के दावे का पक्ष पोषण करने लगती है। किसी धर्म विशेष के अनुयायी दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोलने लगते हैं, तब जाकर के हमारा राजनीति भ्रष्ट हो जाता है। अभी आप लोग देखे होंगे हिंदू समाज, अपने भारत में अभी चल रहा है ये चीज, हिंदू समाज डर से मुस्लिम ये नहीं कहता है कि हम मुस्लिम हैं, इतने खौफ पैदा करवा दिया है। ये गलत है ना, ऐसे में लोकतंत्र तो नहीं चलेगा। ठीक है,
ये हम भाई किताबी बात कह रहे हैं, कोई आदमी अपने दिल पर कोई आदमी नहीं लीजिएगा, हम नोट, ठीक है, हर एक टॉपिक को हम विश्लेषण कर रहे हैं। आगे देखिए, राजनीति में सांप्रदायिक के स्वरूप क्या होता है बाबू, ध्यान दो। सांप्रदायिकता की सोच प्रायः अपने धार्मिक समुदाय का प्रमुख राजनीति में बरकरार रखना चाहता है। जो लोग बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं उनकी यह कोशिश बहुसंख्यकवाद का रूप ले लेती है। उदाहरण के लिए श्रीलंका में सिंहलियों का बहुसंख्यकवाद, देखिए अपना देश का नहीं दिया है, दूसरे देश का दिया है ताकि बना रहेगा। आप लोग पढ़े होंगे 9वीं क्लास में अपने पड़ोसी देश श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका में सिंहल जाति के लोग ज्यादा है ना, वो वहां के लिए ये बहुसंख्यक है, यानी उनकी जाति सबसे ज्यादा है। कहता है सांप्रदायिकता के आधार पर राजनीति गोलबंदी सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। इस हेतु पवित्र प्रतीकों, धर्म गुरुओं और भावनात्मक अपील आदि का सहारा लिया जाता है और लोग अपना एक लोगो लगा देते हैं। देखिएगा अभी फैशन बना हुआ है, 4 चक्का गाड़ी ले ले होकर खानदान में कोई एगो होगा पुलिस विभाग में, और गाड़ी में देखिएगा इस टाइप का लोगो रहता है। कहाँ गया, हाँ इस टाइप का एगो रहता है, एक कलर इसमें लिखा रहेगा आर्मी, बिहार पुलिस, पुलिस। अरे भाई कोई एगो खानदान में है, इसका मतलब कि ओकर दादागिरी सब दिखाएगा। ये लोगो नहीं होना चाहिए, और लोग धर्म के आधार पर ये लोगो लगा करके अपने आप को दिखाना चाहते हैं। मैं आपको ऊपर में बतलाया था ना, लोग अपनी जाति को भी अपने गाड़ी पर लिखवा देते हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं? अब देखिए ये चालान वाली बात बाबू आप जो कह रहे हैं, ये चीज जो गाड़ी अच्छा चलाते हैं, जो गाड़ी के बारे में जानते हैं, वो आपको बतलाएंगे। ठीक है, ऐसा सुने हैं जो पटना में, अपना समस्तीपुर में भी बहुत जगह कैमरा लग गया है, जो गलत करते हैं, जैसे नंबर प्लेट पे कुछ लिखवाए रहते हैं, गाड़ी पर कुछ लिखवाए रहते हैं, उनका चालान कट जाता है। ऐसा सुने हैं, लेकिन हम जानते नहीं है इसके बारे में। ठीक है, लेकिन सुने हैं जो कट जाता है। लेकिन अगर कट जाता, रियल में अगर कटता, तो जरूर लोगों में सुधार होती। जब हम लोग जाते हैं अपने काशीपुर वाले ब्रांच पे, तो रास्ता में देखने के लिए मिलता है, गाड़ी तो अपने लोग का गाड़ी है जो साफ सफाई में है, तो अक्सर के गाड़ी में चमकी वाला कुछ लागल, तो केकरो गाड़ी पर कुछ लिखबेल, केकरो गाड़ी पर कुछ लिखबेल नहीं, हाँ, जो कि ये सब गलत है। समझ गए ना? आगे कहता है क्या, संप्रदाय के आधार पर हिंसा, दंगा और नरसंहार होते रहता है। देखिए अब है धर्मनिरपेक्षता। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना, सभी धर्म का सम्मान करना धर्मनिरपेक्षता कहलाता है। धर्मनिरपेक्षित व्यक्ति कौन है? सो देखिए, धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करने वाला व्यक्ति को धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति कहा जाता है, और धर्मनिरपेक्ष देश में भारत आता है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करने वाला देश धर्मनिरपेक्ष देश कहलाता है, भारत है। लेकिन ऐसे ऊपर जितने पढ़ाए हो तो सब देख रहे हैं धर्म पर जातीयवाद करता है। लेकिन हाँ, एक चीज यहाँ पर धर्मनिरपेक्षता की बात आती है, तो ये चीज हम देखते हैं, जो अपने गांव में इसलिए लड़ते हैं जो तू फलना जाती है, तू फलना जाती है, लेकिन गांव से बाहर की बात आती है तो सब एक हो जाते हैं। जैसे देश के लिए अभी मान लीजिए हम लोग अपने समाज में लड़ाई करते हैं जाति के नाम पर, लेकिन जब पाकिस्तान आक्रमण किया तो पूरा हिंदुस्तान एक होकर के उससे लड़ाई किया। अब आप कहिएगा सर हम तो नहीं गए थे। अरे हम नहीं गए थे, लेकिन हमारे समाज के तो लोग थे ना, नहीं प्राइवेट से थे, सरकारी जॉब से थे, लेकिन थे ना, तो वहां पर तो जाति नहीं देखा गया होगा क्या? वहां जो गए होंगे लड़ाई करने के लिए सैनिक, उस सैनिक में कोई हिंदू होंगे, कोई मुस्लिम होंगे, कोई सिख होंगे, कोई ईसाई होंगे, तो सभी धर्म के लोग ना होंगे। कोई दिक्कत की कथी? अच्छा कोई बात नहीं है, चलिए आगे देखिए। कहता है भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। हमारे देश में किसी भी धर्म को राजकीय धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है। हर नागरिक को यह स्वतंत्रता दी गई है कि अपने विश्वास से वह किसी धर्म को अंगीकार कर सकता है। हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव असंवैधानिक घोषित है। लेकिन क्या ऐसा है? केवल ये टॉपिक याद रखिएगा लिखने के लिए, समाज के लिए नहीं। समाज में तो पल पल जगह जगह पर जाति है। आप जाइएगा ना, पहले आपका बायोडाटा देखेगा जो कौन जाति के हैं। अगर आपका जाति अगर ओकर जाति से मिलता जुलता है तब तो आपका काम हैंड टू हैंड कर देगा, नहीं तो दौड़ा देगा 10 दिन। देखिए आप चक्कर लगा करके। अभी आपको बतलाते हैं जाति आवासीय आय की बात। सरकार क्या कही है, जो हम जनता के लिए एक पोर्टल तैयार कर दिए हैं, जिसमें से आज ऑनलाइन करें, 8 दिन 10 दिन के अंदर में वेरीफाई हो करके और उसका बन करके आ जाएगा। राइट, बन करके आ जाएगा। और इधर से एक दलाल फिट के लिए है।
अभी ऑनलाइन करो, आज तारीख हो गया 10 तारीख के सुबह 6 बजे में ऑनलाइन करो, 11 बजे में प्रिंट कर लो, 200 रुपया दो, तुम्हारा बन करके आ जाएगा। दलाल लेता है 200, अब ब्लॉक में 50 रुपया लेता है कि 100 रुपया लेता है पता नहीं। अब एक बात बताओ, क्या ये बात सरकार घर में नहीं जाता होगा? जो पोर्टल तैयार किया है क्या उसको पता नहीं होगा? तो जब पता होगा तो कहीं ना कहीं से वो लोग हम लोग को बेवकूफ बना रहा है, और हम लोग ये आवाज उठा रहे हैं, लेकिन ये आवाज पर वो लोग इग्नोर कर रहा है। आज से 10 दिन पहले 15 दिन पहले बोले थे, मैं भी कैमरा के माध्यम से ही कह रहा हूं आप लोग को, सम्राट चौधरी उड़ा रहे थे, सबके आक्रमण को हटा रहे थे। क्या आक्रमण हट गया? सब जगह कहीं हटा? जब नहीं हटा, क्या ये चीज सरकार को नहीं दिखाई दे रहा है? क्या सरकार तक ये बातें नहीं जा रही है? लेकिन वो लोग भी इग्नोर करता है पैसा के बदौलत। पैसा जनता का है, पैसा लुटाया जा रहा है। किनारे किनारे सिक्कर लगा दिया है। क्या सिक्कर के आगे में नहीं लगाता है दुकान? ठीक है, तो आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूं, पढ़ करके केवल लिखिएगा, बस लिखने तक रखिएगा। अगर इसको दैनिक जीवन में उतारिएगा तो घर से लेकर के यहां तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, देखिए तब बड़ा अजीब सिस्टम है भाई। देखिए तो कहते कहता है हमारे संविधान के अनुसार धर्म के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है, जगह जगह भेदभाव किया जाता है। वही सरकार कहती है जनरल कास्ट है तो 1200 रुपया देगा फॉर्म भरने का, एससी है और फ्री में भराएगा फॉर्म। हले जाति नहीं है, लेकिन ब्राह्मण फॉर्म भरेगा तो 1200 रुपया देगा, एससी एसटी भरेगा तो 100 रुपया देगा, मंगनी भराएगा। वाह रे वाह। तब सब जनरल कास्ट में अमीरे होता है, सब अमीर होता है, एससी एसटी में तो सब होता है झोले छाप। अरे बाप रे बाप। तब देखिए लैंगिक विविधता, लिंग के आधार पर स्त्री और पुरुषों के बीच जैविक अंतर को लैंगिक विविधता कहते हैं। यह भी कहता है समाज में नहीं है, स्त्री पुरुष को समान अधिकार दिया गया है। अब जब लड़का दौड़ेगा तो 1600 किलोमीटर दौड़, मतलब 1600 मीटर दौड़ेगा 5 मिनट में, और लड़की दौड़ेगी 1000 मतलब मीटर 8 मिनट में। अरे बाप रे, लड़की लड़का दोनों समान है। लेकिन ये देखिए, देख रहे हैं ना टॉपिक सब, ये सब हमारे ठीक है लोकतंत्र का प्रावधान है। देखिए श्रम का लैंगिक विभाजन, यानी काम के आधार पर विभाजन। घर के अंदर सारे काम महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं, इसे ही श्रम का लैंगिक विभाजन कहा जाता है। घर से तो बाहर लड़की निकलवे नहीं करती है। ठीक है, देखिए महिलाओं के साथ भेदभाव का कहां पर उदाहरण है? सो महिला के साथ क्या किया जाता है? सो यहां पर एक प्लस पॉइंट है, महिलाओं से घर के अंदर का काम करवाना, महिलाओं की साक्षरता दर कम करना। क्या कहेगा, लड़की है ना, कहां जाते बाहर पढ़े ले? तो गार्जियन माइंड में कचरा भर रहे हैं। और तो और समाज में क्या कहेगा, लड़का है तो लड़का को मिलेगा, लड़का ज्यादा काम करता है। रे बुड़बक, लड़का को तो देखा कहां है, 5 मिनट करने के बहाने वो आधा घंटा गायब, खैनी खाने के बहाने 10 मिनट गायब। लड़की तो नहीं करती है ये काम, लेकिन लड़की को सैलरी कम मिलता है। महिलाओं को पुरुष की तुलना में कम वेतन देना है। देख लीजिए, लड़कियों को जन्म देने से पहले हत्या कर देना, लिंगानुपात का कम होना। अपने यहाँ है ना, अगर 1000 लड़का अगर शादी करने के लिए अगर जाएगा तो कितने लड़का कुमार रह जाएगा? 933 लड़की का मतलब लड़का का शादी होगा, इसके अलावा जितने बचेगा सब कुमारे रह जाएगा। बताइए, इतने लोग लड़की यानी ठीक है लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं है। नारीवादी अधिकारों और अवसरों के मामले में स्त्री और पुरुषों को बराबरी मानने वाला व्यक्ति नारीवादी कहलाता है। नारीवादी आंदोलन देखिए, व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन और सार्वजनिक मामलों में महिलाओं के लिए समानता प्राप्त करने के उद्देश्य से महिलाओं द्वारा किए जाने वाले आंदोलन को नारीवादी आंदोलन कहा जाता है। नोट, कुछ बात याद करने वाला। सर्वप्रथम इंग्लैंड में 1918 में महिलाओं को वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था, जो कि पहले नहीं था, इससे पहले नहीं था। भारत के लोकसभा में महिला प्रतिनिधि की संख्या 59 है, अभी पहले नहीं था। ठीक है, जब लोकतंत्र बन करके आया तो लोकतंत्र में इस समय में ये चीज नहीं दिया गया जो महिला भी भाग लेगी, लेकिन दिया गया। अब देख रहे हैं ना, अभी महिला में अपने यहाँ का तो देखिए रहे हैं, सांसद महिला है, सॉरी विधायक, हाँ सांसदों तो महिला है, संभावी चौधरी, और ये भी ठीक है महिला है। कहता है हाँ, ग्रेट ब्रिटेन में 19.3%, अमेरिका में 16.3%, इटली में 16.1%, आयरलैंड में 16.2% महिला प्रतिनिधि की संख्या है। ठीक है, और अपने यहाँ टोटल 59 गो, जिस समय में किताब बना ये 2010 में, उस समय में 59 गो प्रतिनिधि भारत में था, महिला केवल, यानी दिया गया आरक्षण। अब देखिए
कहता है सामाजिक विभाजनों को संभालने की संदर्भ में इनमें से कौन सा बयान लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता है। यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, केवल उसमें से आंसर है। लोकतंत्र सामाजिक विभाजनों के आधार पर समाज के विखंडन की ओर ले जाता है। सामाजिक विभाजन किस पर? लोकतंत्र पर। लोकतंत्र जो हम लोग देखते हैं, लोकतंत्र में सामाजिक विभाजन सबसे खतरनाक चीज है। सामाजिक विभाजन का मतलब समझते हैं ना? धर्म के आधार पर, ठीक है, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर, और उसके आधार पर लोकतंत्र को बांट दिया गया है। यहाँ पर तो फिर मुझे गुस्सा आता है जो कहता है लोकतंत्र में समानता का अधिकार दिया गया है। कहां समानता का अधिकार है? जनरल कास्ट 82%, ओबीसी कास्ट 81%, एससी 44%, एसटी 32%। अरे जाति नहीं है, लेकिन है ये देखिए परसेंटेज। कहता है इन बयानों में से कौन कौन से बयान सही है? जहां सामाजिक अंतर एक दूसरे से टकराते हैं वहां सामाजिक विभाजन होता है। यह संभव है एक व्यक्ति कई पहचान के हो। ठीक है, अब देखिए आप लोग को ये जो देखने के लिए मिल रहा है, ये तनिया बड़ा चैप्टर था, तो पूरा थ्योरी आप लोग के माइंड में नहीं आया होगा। तो इसके ऑब्जेक्टिव को, ठीक है, आप लोग अच्छा से इसको उतार करके, ठीक ना, और ये मंडे को, कल नहीं, मंडे को, कल संडे है ना, मंडे को आप लोग इसको सुनाएंगे। देखिए ये इधर से है और ये इधर से है। देखिए एकदम साफ छोटा छोटा क्वेश्चन है, आप लोग को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर देखेंगे तो हो जाएगा आसानी से। ठीक है, हो जाएगा ना? इतना का है और ठीक है, देखिए ऐसे करके देखिए। ठीक है, अब है लघुत्तरीय क्वेश्चन यहां तक। ठीक है, रोक रोक करके आप लोग अपना उतार लेंगे। इसका क्वेश्चन आंसर तक इसमें है, क्वेश्चन आंसर भी है ना? हाँ, बड़ा सटीक है, दिक्कत नहीं होगा आप लोग को। हाँ, ये सबसे बड़ा चैप्टर था ना पूरे सिविक्स में, पहला चैप्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आंसर है, ये सबसे बड़ा था। हाँ है, ये है, इसलिए तो हम आप लोग को, ठीक है, रोक रोक करके दे रहे हैं ना। लड़का है, लड़का का थोड़े को पढ़ाइए रहता है, लड़का का सामाजिक को रिस्पॉन्सिबिलिटी न होती है शरीर पर। जब हम सोमवार को आप लोग से वोट मांगना चालू करेंगे ना, तो फिर आप लोग कहिएगा जब अवतार में मार लगता है। थ्योरी पढ़े तो थ्योरी का क्वेश्चन नहीं रहेगा इंटरनल, तब हाँ काहे न याद कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आप लोग पूरा क्वेश्चन आंसर बना करके और अच्छा से मंडे को याद करके लाइएगा, फिर हम मिलेंगे आप लोग से। अब ये पहला चैप्टर क्लियर हुआ है, अब हम कल्हे वाला क्लास में सभी आदमी सुन लीजिए, केमिस्ट्री का जैसे पहला चैप्टर आप लोग को अच्छा से सुंदर से समझ में आ गया, वैसे ही आप लोग को पहला चैप्टर कल्हे फिजिक्स का समझ में आ जाएगा। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन चैप्टर आप लोग के बीच में लेकर के हम आ रहे हैं। ठीक है, तब तक के लिए बाय।